ओके बेटा, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मोशनल ईएमएफ की। सो मोशनल ईएमएफ के बेस्ड अब आपको कैसे क्वेश्चन बन सकता है? मोशनल ईएमएफ, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे वो बोले कि हमारे पास लेट से एक एरोप्लेन है, ओके, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। पहले तो देखो एरोप्लेन में, मैं जस्ट एग्जैक्टली एरोप्लेन तो नहीं बना रहा, ये एरोप्लेन की नोज हो गई, ये इसकी टेल है, ये इसके विंग्स हो गए एरोप्लेन के, ओके। तो एरोप्लेन वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, और दे आर सेइंग कि लेंथ ऑफ द विंग्स, बोथ द विंग्स, दोनों विंग्स की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी ये 200 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, इट्स बेटर टू से लेट्स से 100 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है एरोप्लेन, और इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर है। और जिस जगह पे ये मूव कर रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू है 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप भी दे रखा है। चलो और भी डिफिकल्ट बना लेते हैं। एंगल ऑफ डिप दे रखा है आपको 30 डिग्री। So now they are asking find the induced EMF, find the induced EMF between the extreme ends, between the extreme ends of wings, okay, wings के दोनों A and B पॉइंट के बीच में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बुक्स में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे अब? तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर इज द लेंथ, और इस लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है? ओके, मैंने बोला था बेटा वेलोसिटी पर कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होना चाहिए जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। 10 टेस्ला इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा। प्लीज अगर आप कल वाला कंसेप्ट याद देखोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर की लेंथ थी और कंडक्टर की वेलोसिटी थी, तीनों आपस में क्या थी बेटा? परपेंडिकुलर थी। तभी आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते थे BLV। इस BLV फॉर्मूला में तीनों चीजें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। लेंथ, velocity and magnetic field, both all the three are perpendicular to each other। यहाँ पे लेंथ है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बेटा। अभी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर चाहिए हमें, कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब आपको इमेजिन करना होगा कि एरोप्लेन फ्लाई कैसे करता है। एरोप्लेन फ्लाई करता है पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। एरोप्लेन क्या है? पैरेलल टू द अर्थ सरफेस फ्लाई करता है। तो परपेंडिकुलर टू द एरोप्लेन, एरोप्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें सोचने वाला कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा सबसे पहले। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? B साइन डेल्टा। ओके, क्योंकि हमें क्या है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब एरोप्लेन के परपेंडिकुलर जो उसके सरफेस को कट करे मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा? वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आ गया 10 sin 30। 10 sin 30 का मतलब 5 टेस्ला आ गया। सो अब आंसर क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड EMF। इसके बाद बिल्कुल इजी है, इंड्यूस्ड EMF E विल बी इक्वल्स टू BLV। देखो बेटा, ये मोशनल EMF वाला कंसेप्ट है, तो फ्लक्स के कंसेप्ट से उठाने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पे ये लिख सकते हो BLV। यहाँ पे B कितना हो गया? 5, लेंथ 1 है, वेलोसिटी 100 है, तो कितना आ गया? 400 वोल्ट। ओके, 400 वोल्ट EMF इंड्यूस्ड हो चुका है यहाँ पे।
क्लियर है बेटा? ये मैंने वैल्यूज जो है ऐसे ही अपनी तरफ से ले लिया है, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा इंड्यूस नहीं होगा आपका। ओके, सो ये क्वेश्चन करवा के दिखाया मैंने आपको। सिमिलरली ऐसे ही बेटा आपको एक रेलवे का क्वेश्चन दे सकते हैं, रेल का क्वेश्चन दे सकते हैं। रेलवे के क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, वो बता देंगे कि आपकी रेल जो है, आपकी गाड़ी जो है, ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चल रही है और गाड़ी के एक्सल, अब गाड़ी का एक्सल क्या होता है बेटा, जो दोनों टायर्स के बीच में होता है। ओके, गाड़ी का एक्सल क्या होता है, जो दोनों टायर्स के बीच में होता है। तो जब गाड़ी चलेगी वेलोसिटी v से, इसका जो दोनों टायर्स को कनेक्ट कर रहा है, ये जो एक्सल है जिसकी लेंथ l है, इसके दोनों एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो सकता है। इसके दोनों एंड्स के बीच में क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो सकता है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली ये कट करता जाएगा बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ये कंटिन्यूसली कट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, बस इसमें भी सीधा फॉर्मूला, आप ट्रेन वाले में भी सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, E इज इक्वल टू बी एल वी। लेंथ ऑफ दे रखा होगा, लेंथ ऑफ एक्सल दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वहां पे दे रखा होगा। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन जैसे ये है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सब्जेक्टिव पॉइंट से नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है, हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है इस तरफ, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से। ओके, क्रॉस साइन ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये ए एंड बी पॉइंट, और इस का रिंग का जो रेडियस है बेटा, रिंग का जो ये सेंटर पॉइंट ओ है, रेडियस ऑफ रिंग आर ले लेते हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ रिंग क्या दे रखा है आपको, आर दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए एंड बी एंड के बीच में आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बेटा इसमें फिर से क्या होगा, आपका कंसेप्ट यही लग जाएगा, E इज इक्वल टू बी एल वी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, लेंथ क्या L, क्या लिखेंगे L को, क्या 2 पाई आर लिख देंगे, क्योंकि पाई आर लिख देंगे क्योंकि इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। क्या लेंथ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, लेंथ क्या पाई आर लिख दोगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या है, इससे पहले तो अगर आपने सॉल्व करना है, ये एग्जैक्टली इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होता है, हमें स्मॉल सेक्शन की स्टडी करनी होगी फिर इंटीग्रेट करना होगा। बट इसका सीधा शॉर्टकट ये होता है बेटा, देखो हमें क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो है उसके परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, 2r होगी। तो यहाँ पे l जो हो जाएगा वो 2r हो जाएगा, बाकी सारा सेम रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, b इंटू 2r इंटू v। सो L की जगह पे क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ओके, आप इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो और सीधा भी याद रख सकते हो। ओके, सीधा ऐसे ही बेटा कि इस वेलोसिटी के इसका नेट परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, दैट इज 2r, ये डायमीटर होगा। ओके, कर्व्ड लेंथ नहीं देखना है बेटा, इसके परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आप देखोगे ये चीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि ए पॉइंट हाई पे है कि बी पॉइंट हाई पे है, तो बेटा आप अपना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का थंब जो है अपनी स्क्रीन के नीचे को पॉइंट करो, अपनी जो 4 फिंगर है वो स्क्रीन के अंदर को जाती हुई देखोगे, तो जो मेरी सेंट्रल फिंगर है वो ए से बी की तरफ जा रही है, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो ए से बी जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो ए से बी जाने का मतलब है कि आपका ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा और ये नेगेटिव एंड हो जाएगा। ओके, बोले सर करंट तो ए से बी जा रहा है तो ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, बेटा ये ऐसा नहीं है, ये बैटरी है एक तरह से, ये बैटरी की तरह बिहेव करता है। ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम कल भी कर रहे थे तो कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे ये कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो ऊपर को पॉइंट करेगी। सेंट्रल फिंगर ऊपर को पॉइंट करना मतलब इसमें करंट ऊपर को सेटअप होगा।
करंट ऊपर को सेटअप होने का मतलब ये पॉजिटिव एंड बन जाएगा और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नीचे को आ जाएंगे, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो ऊपर को आ जाएंगे, जिस वजह से ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये एंड नेगेटिव बन जाएगा। इसे बैटरी की तरह सोचना है, आप ऐसे ही सोच सकते हो बैटरी के अंदर करंट क्या होता है, लो टू हाई होता है एक तरह से, ओके वैसे सोच सकते हो आप लोग। तो ये लो एंड हो जाएगा, ये हाई एंड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बस इतना ही बता दो कौन सा एंड हाई है कौन सा एंड लो है। जैसे पूछ सकते हैं वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, माइनस बी इंटू टू आर वी होगा बेटा। ये समझ आया क्यों नेगेटिव साइन क्यों आ गया, क्योंकि ए जो है ये लो पोटेंशियल है, बी जो है ये हाई पोटेंशियल है। और अगर ऐसे ही वी बी माइनस वी ए होता तो ये हो जाता बी इंटू टू आर इंटू वी, ओके। क्लियर है बेटा ये चीज? यस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बेटा बन सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मुझे अभी याद आई है, एक और मतलब क्वेश्चन की तरह ही कंसिडर कर लो इसे भी आप, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जैसे बेटा वो बोलेंगे कि हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, विच इज फिक्स्ड एट पॉइंट ओ एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है इन अ प्लेन, एक प्लेन में रोटेट कर रही है। अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में वो रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड भी हो सकती है। तो मैं आउटवर्ड लेके डेरिवेशन कर रहा हूं, आप इनवर्ड लेके भी कर सकते हो बेटा, ओके कंसेप्ट सेम रहेगा। सो व्हाट्स देयर, दे आर सेइंग अ रॉड ऑफ लेंथ एल is fixed at point O, जैसे लिखा हो सकता है fixed at its one end, okay, it is rotating with velocity, with angular velocity omega in a plane where perpendicular magnetic field B is applied, where perpendicular magnetic field B is applied. Find the potential difference, find the potential difference setup between the two ends of rod, two ends of rod, ओके तो दोनों एंड्स के बीच में रॉड के आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटर हाई पे होगा या लो पे होगा, ओके सो इसे कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को बेटा। तो इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये क्या है कि दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। यहाँ पे कंडक्टर है और ये कंडक्टर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विद इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ओके नाउ दिस इज लेंथ l, ये टोटल लेंथ l है उसकी। और हमें क्या करना होता है अभी बेटा मोशनल ईएमएफ में, सबसे पहले तो सारा का सारा टोटल l लेंथ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो हमारा फॉर्मूला है ना BLV, उस BLV के फॉर्मूला में जो v होती है, v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच दिस कंडक्टर इज मूविंग। पूरा का पूरा कंडक्टर मूव कर रहा है, लेकिन इसकी रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है बेटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा l होगा बेटा। और जब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मतलब क्या है, इसका डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप इसे इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हो और सिंपल इजी मेथड जो होता है वो एवरेज वाला कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हो।
बट वो एवरेज वाला कंसेप्ट मैं इसलिए नहीं बताता बेटा, बच्चे कई जगह पे फिर और जगह पे वो एवरेज वाला लगा देती है, लेकिन एवरेज वाला कंसेप्ट हर जगह पे इंप्लीमेंट नहीं होता बेटा, इंटीग्रेशन हर जगह पे चल जाती है। तो आपने क्या करना होता है, सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल dx लेंथ कंसिडर करो सबसे पहले। ओके, ये dx लेंथ जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये v वेलोसिटी कितना होगा, v विल बी इक्वल्स टू होगा ओमेगा x। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है ना सबको, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा r। तो हमने क्या किया है, कंसिडर एन एलिमेंट्री स्मॉल consider an elementary part at distance x from the center। ओके, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया है। सो सबसे पहले वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा x। सो सबसे पहले स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन dx पार्ट, dx लेंथ, dx लेंथ में स्मॉल ईएमएफ कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू dE इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड B है इनटू लेंथ dx है इनटू वेलोसिटी v है, व्हिच मींस dE विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा b ओमेगा x dx। और टोटल ईएमएफ के लिए क्या कर देंगे बेटा, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड E इज इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE, और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx। Now b and omega is constant throughout the length, x वेरी कर रहा है तो 0 से l इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। सो नाउ वी नो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज योर रिजल्ट। ओके, इसे छोटा e है, ये छोटा e है, ये बड़ा l लेंथ है। So ये रिजल्ट आ गया बेटा आपके पास, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट विच एंड इज एट हाई एंड विच एंड इज एट लो, इज यूज योर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। So when we will apply Fleming right hand rule, we will find out that O is at low and A is at high potential. Okay. So this is something about motional EMF। ऐसे क्वेश्चंस बेटा बन सकते हैं मोशनल EMF में, आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड विद देम। ओके, अभी हमने बेटा एक कंसेप्ट और करना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ। तो जो लेंज लॉ है बेटा, उस लेंज लॉ में क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें यही चेक करके देना है कि एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ, कई बार ऐसे आ सकता है कि प्रूव दैट एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड व्हेन वी अप्लाई लेंज लॉ। ऐसा तो नहीं है कि लेंज लॉ ने अपना लॉ वैलिडेट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बेटा वो भी गलत है। एनर्जी का लॉ जो ऑलरेडी बन चुका है मैकेनिक्स में, वो नहीं वायलेट होना चाहिए बेटा। जो बेसिक्स होते हैं साइंस के, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई नई चीज आप डिस्कवर कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो और अपना कोई पुराना लॉ वायलेट कर दो। हमें बेटा अपनी थ्योरी को, अपनी पुराने बेसिक साइंस के जो बेसिक्स है उनके साथ मैच करना होता है। ऐसा ना हो कि हम अपनी नई थ्योरी बना दें लेकिन वो पिछले किसी बेसिक को वायलेट कर दे। अगर वो वायलेट कर रही है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। ओके, आप एक ऐसी चीज के अगेंस्ट मतलब बोल रहे हो जो बहुत सदियों से चली आ रही है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा। देखो, अभी जैसे ये मोशनल EMF वाला कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, तो इसी को आगे कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई किया हुआ बेटा, यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई हो रखा है। यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लेते हैं विच इज मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप है बेटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर मूव कर रहा है। और ऐसे रख लेते हैं, एक रेल है ऐसे, इस रेल के ऊपर एक रॉड रख दी हमने।
ओके। तो ये रॉड इसके ऊपर हम लोग v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब लूप नहीं मूव कर रहा। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स है, ये दो पैरेलल ट्रैक्स है बेटा। ओके, और इस तरफ ट्रैक को हमने कनेक्ट किया हुआ है, इस तरफ हमने ट्रैक को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो अभी अगर इसकी रेजिस्टेंस r है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, r है, और ये v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। तो लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा। ओके, ये स्मूथ पैरेलल ट्रैक्स है, स्मूथ ट्रैक है। ओके, तो जब ये बेटा रॉड आपकी टुवर्ड राइट मूव करेगी, आपकी रॉड जब टुवर्ड राइट मूव करेगी तो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव एरिया इंक्रीज होगा। अब देखिए बेटा, इफेक्टिव एरिया किसे काउंट करोगे, इफेक्टिव एरिया ये होगा। तो जैसे जैसे रॉड टुवर्ड राइट मूव करेगी ये इफेक्टिव एरिया बढ़ता जाएगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में सेटअप होगा, सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस डायरेक्शन में सेटअप होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करे। ओके, अभी देखो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल के दिखाओ जल्दी से मुझे। ओके, इसे ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे। सो बेटा जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया तो करंट की डायरेक्शन डी टू सी जा रही है, यहाँ पे हमारी करंट की डायरेक्शन डी टू सी है, आई करंट फ्लो कर रहा है, स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ओके, अभी अगर आप एक चीज और देखोगे यहाँ पे, अब एक चीज और देखो बेटा, हमारे पास ये कंडक्टर है जिसके अंदर करंट ऐसे डी टू सी जा रहा है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। जल्दी से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके चेक करो कि इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो बेटा अभी हमारे पास क्या है, करंट है डी टू सी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, फ्लक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो गया। जैसे ही ये कंडक्टर में करंट सेटअप हुआ, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड यू कैन सी दैट दिस फोर्स is opposite to the motion of CD, which means that this force F क्या कर रहा है बेटा, force F is opposing the motion of conductor CD, and same is given by लेंज लॉ। लेंज लॉ ने भी सेम कंसेप्ट दिया है हमें। ओके ओके बेटा, सो ये लेंज लॉ ने भी हमें सेम ही बताया था ना। लेंज लॉ जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में सेटअप होगा कि अपने कॉज को अपोज करेगा। इसका कॉज क्या है, ड्यू टू द मोशन ऑफ सीडी कंडक्टर टुवर्ड लेफ्ट राइट। सो कॉज को अपोज करने के लिए क्या हो गया, ये फोर्स सेटअप हो गई, ये फोर्स सेटअप हो गई है। ओके, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये फोर्स किसके इक्वल होगी बेटा, दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू ILB। याद करो लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने ये किया था। सो व्हेन कंडक्टर CD moves toward right, an induced current I is set up in the loop ABCD। लूप बेटा बनाया है तभी करंट सेटअप होगा ना यहाँ पे। ओके, लूप ABCD, ड्यू टू करंट CD conductor, CD will experience a force F toward left,
which will oppose the motion of conductor, oppose its motion, as given by Lenz's law as well as फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पे मेंशन ही ना करो, एज गिवन बाय लेंस लॉ, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो विच विल एक्ट टुवर्ड फोर्स एफ टुवर्ड लेफ्ट, यहाँ पे लिख सकते हो टुवर्ड लेफ्ट गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विच विल अपोज इट्स मोशन एज गिवन बाय लेंस लॉ, जो कि लेंस लॉ ने भी हमें बताया है। नाउ फोर्स F will be equals to I L B. Okay, L is the length of conductor. L जो है CD कंडक्टर का लेंथ है बेटा। ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी, ये लास्ट यूनिट में हमने किया था ये फॉर्मूला। सो इतना फोर्स लगेगा पीछे को। सो अब क्या होगा बेटा, आगे को अगर बॉडी को आपको मूव करना है, टू मूव the conductor with constant velocity v, अगर ये कंडक्टर बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पीछे को फोर्स एफ लग रहा है, तो आपको भी आगे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यू ऑल्सो हैव टू इंप्लीमेंट एफ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी ये बेटा क्या है, तभी ये एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। टू मेक द कंडक्टर, to move the conductor with constant velocity v, force F is required toward right। ये एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, ये F जो है एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स F। ओके, सो मैकेनिकल पावर कंज्यूम्ड, कितनी मैकेनिकल पावर यहाँ पे कंज्यूम्ड हुई, दैट इज इक्वल्स टू, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला आता था फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स क्या आ गया है, फोर्स आ गया हमारे पास आई एल बी, फोर्स आई एल बी इंटू वी। अभी देखो बेटा इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल्स टू होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बेटा यहाँ पे बी एल वी, मोशनल ईएमएफ अभी पढ़ के आए हम लोग। तो आई की वैल्यू अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पीएम क्या आ जाएगा बेटा, बी एल वी का होल स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो ऊपर जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये मैकेनिकल पावर, ये मैकेनिकल एनर्जी लगी है बेटा, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एक सेकंड में इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है टू मूव दिस कंडक्टर। तो ये कहां चली गई एनर्जी, फिर ये एनर्जी हमारी कहां पे चली जाती है, सो इलेक्ट्रिकल पावर इन अ रेजिस्टर आर। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिकल पावर का, सीधा ई स्क्वायर बाय आर लिख दें, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ है, बी एल वी, इसका स्क्वायर हो गया है बी एल वी का, नीचे रेजिस्टेंस आ गई आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हियर, और सर्किट आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लूप एबीसीडी, एबीसीडी लूप का रेजिस्टेंस है आपका आर। सो दोनों इलेक्ट्रिकल पावर एंड मैकेनिकल पावर का देखो बेटा जो रिजल्ट बना है बी एल वी स्क्वायर बाय आर, बी एल वी स्क्वायर बाय आर, इट मींस दोनों रिजल्ट्स क्या है बेटा, सेम है, दोनों रिजल्ट्स क्या है, सेम है, विच मींस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी is converted into electrical energy, converted into electrical energy, and there is no loss of energy।
there is no loss of energy. Hence, law of conservation of energy, law of conservation of energy holds. ओके टा, तो इस तरह से आपका एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होता है जब आपका फ्लेमिंग आप लोग लेंज लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो कहता है कि अपोज करता है वो अपने कॉज को। तो आप देख सकते हो कि अपने कॉज को अपोज किया उसने, बट स्टिल जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। ओके, सो तो ये आपका पार्ट हो गया बेटा मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ में एक ऑलमोस्ट ये डन है आपका। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ बेटा, दिस इज द बेसिक्स ऑफ एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग जनरेटर, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो बेटा, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। ओके, हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी हुई है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये एंगुलर कॉइल क्या है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड है टुवर्ड राइट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड है टुवर्ड राइट। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे, एरिया वेक्टर क्या होगा, इस कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, बाहर को होगा, और ये लेट से ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये पिक्चर जो क्लिक की है ये एट एनी टाइम टी है, एट एनी टाइम टी क्लिक की गई है, तो किसी भी टी टाइम के ऊपर ये थीटा एंगल बना रहा है। अभी ये कॉइल जब रोटेट करेगी बेटा, तो आपका थीटा धीरे 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 कम होता हुआ पहले मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग फिर बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो ये थीटा हमेशा क्या होता जाएगा बेटा, कांस्टेंट चेंज होता जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है आपको कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil। फाइंड द ईएमएफ इन द कॉइल, तो इस ईएमएफ निकालना है हमने बेटा। मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस कॉइल का एरिया हमारा क्या है, ए है, एंड दे आर सेइंग इनिशियली एट टी, इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0, कॉइल प्लेन is perpendicular to magnetic field। सो देखिए बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो, अगर कॉइल का इनिशियली प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये अगर मेरी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर भी इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा बेटा, तो दोनों पैरेलल होगी, जिस वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब ओमेगा देखिए, ओमेगा क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी एंगल चेंज होगा आपका। सो फाइनली थीटा हो गया, इनिशियली थीटा 0 था, चेंज इन थीटा ये हो गया अपॉन चेंज इन टाइम t हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू थीटा बाय t। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, ओमेगा t। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, ओमेगा t। सबसे पहले हमने एंगल निकाल लिया किसी भी t टाइम पे। सो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट एनी टाइम t is theta is equals to omega t। सबसे पहले ये चीज निकाली है हमने। नेक्स्ट, तो इस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स linked to a coil, phi is equals to किसी भी t टाइम पे, that is equals to मैग्नेटिक फील्ड b a cos थीटा, एंड थीटा को क्या लिख दोगे बेटा, ओमेगा टी। सो
इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विल बी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ये कहां से आया, फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। सो डी फाई बाई डी टी, सो इसे क्या लिखा जा सकता है, बी ए कॉस ओमेगा टी। सो यहाँ पे बेटा b भी कांस्टेंट है, एरिया टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ना लेंथ कम हो रही है ना ब्रेड्थ कम हो रही है, इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है। वो आप बोल सकते हो इफेक्टिव एरिया क्यों कम हो रहा है, ड्यू टू द रोटेशन, ड्यू टू द चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये थीटा वेरी कर रहा है बेटा, यहाँ पे आप बोल सकते हो थीटा चेंज कर रहा है, और यू कैन से इफेक्टिव एरिया वेरी कर रहा है, इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है। ओके इस तरह से फ्लक्स चेंज होगा और आप बोल सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। ओके सो अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है कॉस की। कॉस की क्या होती है, अच्छा यहाँ पे माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये माइनस आ जाएगा। कॉस की क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन फिर ओमेगा आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बन गया, ओमेगा ए, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। So this is your induced EMF in the coil। और इसी में if there are n number of turns, if there are n number of turns, then induced EMF is equals to आ जाएगा n ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये क्या है, देखो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब है जो E है इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ E वेरीज विद टाइम, वेरी विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। ऐसे करंट को ही आप क्या बोलते हो बेटा, ऐसे ईएमएफ को क्या बोलते हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके और ये डायरेक्शन भी चेंज करेगा क्योंकि साइन इज अ, साइन आपका ऑसिलेटिंग फंक्शन है बेटा, 11th में पढ़ा था। तो ई का अगर टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, साइन वाला ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हो पहले वैल्यू 0 से ऊपर गई है पॉजिटिव में, फिर वैल्यू पॉजिटिव से 0 एंड नेगेटिव में चली गई है। तो अप एंड डाउन प्लस माइनस हो रहा है, मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही होगी यहाँ पे। इट मींस पोलैरिटी विल चेंज after fixed interval, after fixed interval, इसीलिए से क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके कॉइल की रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करके अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा आपके पास। ओके यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये क्या है बेटा, अल्टरनेटिंग जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर है ये। ओके एसी जनरेटर इसी तरह से होता है। और ये आपके पास आ गया बेटा। सो ये आपको पता चला यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पोलैरिटी चेंज होती जाएगी, ईएमएफ वेरी करेगा टाइम टू टाइम एंड पोलैरिटी चेंज होती जाएगी बेटा आपकी। ओके सो आई होप ये सबको समझ आ गया है। और यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ कोई पूछ ले, मैक्सिमम ईएमएफ, उसके लिए साइन ओमेगा टी को बेटा क्या पुट कर दोगे, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू क्या पुट कर दोगे 1। तो ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा एन बी ए ओमेगा। इस कॉइल में मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस हो सकता है, इतना हो सकता है। ये वेरिएबल है ना बेटा, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे ग्राफ में मैंने ये जो मैक्सिमम वैल्यू दिखाई हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन बी ए ओमेगा। ये नेगेटिव में भी कितना होगा, एन बी ए ओमेगा। ओके कॉस प्लस माइनस जब भी होगा, कॉस की वैल्यू +1 -1 जब भी हो जाएगी, सॉरी साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 -1 जब भी हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम हो जाएगा बेटा। ओके सो आज के लिए इतना ही है। आप एक बार इसके बाद आज एसी जनरेटर को पढ़ने की कोशिश करो, उसका प्रिंसिपल वर्किंग सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करो, और ये डेरिवेशन भी आपको वहां से मिलेगी। ओके वी विल रिपीट दैट इन आवर अनदर क्लास, बट अगर आप इसको पढ़ के समझ सकते हो दैट्स गुड, क्योंकि ऑलरेडी इसकी थ्योरी अल्टरनेटिंग जनरेटर की आप 10th में पढ़ चुके हो तो समझ आएगी ये चीज।
सो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।